हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर के हम 3 पार्ट्स पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, सेकंड पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में था, और थर्ड पार्ट में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर किया। आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. अपने प्रेक्षणों से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड एज आइस, ठोस अवस्था में जैसे बर्फ, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, और द्रव अवस्था में जाना पहचाना जल, एंड गैस एज वाटर वेपर, और गैसीय अवस्था में जलवाष्प। What happens inside the matter during this change of state? अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? What happens to the particles of matter during the change of states? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? How does this change of state takes place? और अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है? We need answers to these questions, isn't it? हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज जानना चाहिए क्या? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। एक्टिविटी 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर 1.6। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें और चित्र के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला थर्मामीटर इस तरीके से लटका दें कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बर्फ़ को छू रहा हो। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, बीकर को धीमी आंच पर गर्म करना शुरू करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाए तो तापमान नोट करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो दोबारा उसका तापमान नोट करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, इस प्रकार से जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं उन प्रेक्षणों को नोट करें। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब कांच की छड़ से बीकर में जल को हिलाते रहें, तब तक हिलाते रहें जब तक कि जल उबलना शुरू ना कर दे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, थर्मामीटर के माप पर लगातार नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षणों को नोट करें। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. और गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो कण हैं वो और तेजी से कंपन करने लगते हैं। The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. और जो कणों के बीच जो बल लग रहा है, अब जो ऊष्मा की ऊर्जा दी जा रही है वो ज़्यादा हो जाती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और अब जो कण हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, अब एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जिस कम से कम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो उसका मेल्टिंग यानी कि गलनांक कहलाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन।
बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को फ्यूजन या गलनांक भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यानी कि जब वो ठोस पिघलना शुरू हो रहा है तब से लेकर जब तक वो सारा का सारा नहीं पिघल जाता, तापमान जो है वो सेम रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जा रही है? मतलब हम ऊष्मा तो दे रहे हैं उसे गर्म करने के लिए, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो ऊष्मा जा कहाँ रही है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. और ऐसा तब भी होता है जब हम बीकर को लगातार ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में ही इस ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. क्योंकि तापमान में बिना किसी वृद्धि के जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बर्फ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और ऐसा माना जाता है कि बीकर में जो भी सामग्री ली गई है उसमें ये ऊष्मा छिप जाती है और इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। अब जो वर्ड लेटेंट है यानी कि गुप्त, इसका मतलब है हिडन यानी कि छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. यहाँ जो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। So particles in water at 0 degrees Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. इसलिए ये कहा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे कि 273 केल्विन के बराबर होता है, उस पर जल के कणों की जो ऊर्जा है उसी तापमान पे जो बर्फ के कणों की ऊर्जा है उससे ज़्यादा होती है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण और ज़्यादा तेजी से गति करते हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. अगर हम और ज़्यादा ऊष्मा दें तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर जो उनके बीच में आकर्षण बल लगा हुआ है उसे तोड़कर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। At this temperature, the liquid starts changing into gas. और इस तापमान पर द्रव जो है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बुल्क फिनोमिनन और क्वथनांक एक समष्टि गुण है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बुल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अब वाष्प में बदल जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। और पानी के लिए ये जो तापमान है वो 373 केल्विन है।
आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 + 100 यानी कि 373 केल्विन होता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप यानी कि जो वाष्प हैं उसके कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा होती है। यानी कि 100 डिग्री पे जब पानी है और 100 डिग्री पे ही जो भाप है इसमें ज़्यादा ऊर्जा भाप के कणों में होगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की हुई है। यहाँ पे रे डायग्राम से शो कर रखा है कि सॉलिड स्टेट जो है वो जब हम उन्हें गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड्स को अगर हम हीट देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी का अपोजिट होता है, अगर हम गैसियस स्टेट्स को कूल करें, ठंडा करें, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड स्टेट्स को और ज़्यादा कूल करें तो वो सॉलिड स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो हमने सीखा कि गर्म करने पे पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। गर्म करने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाती है। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में बदले बिना ही ठोस से सीधा गैस और वापस गैस से ठोस में बदल जाते हैं। चलिए, तो ऐसा देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, कुछ कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें। क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। इसे चूर्ण करके एक चाइना डिश यानी कि चीनी की प्याली में डाल दें। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब उस चाइना डिश के ऊपर एक कीप को उल्टा करके रख दें। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर 1.7। और चित्र 1.7 के अनुसार इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब धीरे धीरे गर्म करें और इसे ध्यान से देखें। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. जब सॉलिड से गैस यानी कि ठोस से सीधा गैस में बदलना बिना द्रव अवस्था में पहुँचे, उस स्थिति को हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी कि प्रेशर में अगर हम चेंज लाते हैं तो उसका क्या असर होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने ये देखा कि घटक कणों के बीच की दूरी में जो अंतर होता है उसी के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? क्या होगा अगर हम सिलेंडर में भरी हुई गैस पर दाब लगाएं
एवं उसे संपीड़ित करें। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसे बहुत ज़्यादा तापमान पर संग्रहित किया जाता है। Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. जब वायुमंडल का दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस में बदल जाती है। This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. इसीलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है कि सॉलिड जो है यानी कि ठोस, जब इनका संगलन होता है यानी कि फ्यूजन होता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड वेपोराइजेशन पर गैस में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान वो गैस में परिवर्तित होते हैं और गैस से सीधा सॉलिड जो बनते हैं उस प्रोसेस को डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण कहते हैं। इसी तरीके से सॉलिड से सीधा गैस बनना सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस से लिक्विड बनेगा संघनन प्रक्रिया के द्वारा। लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम जमना कहते हैं। आशा करती हूँ आपको स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि तापमान और दाब के परिवर्तन से हम इन्हें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।